आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? ये शायद दुनिया के सबसे आसान सवालों में से एक है और इसका जवाब भी हमारे पास लगभग हमेशा तैयार रहता है। 3 साल, 5 साल, 10 साल या फिर 20 साल। हम तजुर्बे को सालों में गिनते हैं, जैसे समय के साथ साथ तजुर्बा भी अपने आप जमा होता जाता हो। लेकिन जरा इस सवाल को उलट कर देखिए। अगर दो लोग किसी एक काम को 20 साल तक करते रहें, तो क्या दोनों के पास 20 साल का तजुर्बा होगा? शायद आप कहेंगे हाँ, लेकिन शायद मैं कहूंगा नहीं। क्योंकि एक आदमी ने उन 20 सालों में हर साल कुछ नया सीखा हो सकता है। उसने गलतियां की होंगी, अपना तरीका बदला होगा, नई मुश्किलें देखी होंगी, ऐसे लोगों के साथ काम किया होगा जिनसे वह सहमत नहीं था, ऐसी परिस्थितियों में गुजरा होगा जिनके लिए उसके पास कोई तैयार जवाब नहीं था, और हर बार थोड़ा बदल कर आगे बढ़ा होगा। दूसरा आदमी भी उसी काम में 20 साल बिता सकता है, लेकिन शायद उसकी कहानी कुछ और हो। पहला साल उसने काम सीखा, दूसरे साल वह उसमें अच्छा हो गया, और फिर उसके बाद के 18 साल वही काम, वही तरीका और हर बात का वही जवाब। कैलेंडर दोनों के लिए 20 साल आगे जरूर बढ़ा, लेकिन क्या दोनों के भीतर भी 20 साल आगे बढ़े? यहीं से तजुर्बे की कहानी थोड़ी दिलचस्प हो जाती है, क्योंकि शायद तजुर्बा सिर्फ वो नहीं है जो हमने किया है। तजुर्बा वो है जो करने के बाद हमारे भीतर बदल गया। हम अक्सर कहते हैं, इस आदमी ने 25 साल काम किया है, इसे बहुत एक्सपीरियंस है। लेकिन 25 साल में उसने क्या देखा, क्या सीखा, क्या बदला? किस चीज को उसने पहले एक तरीके से समझा था और बाद में दूसरी तरह से? कौन सी गलती ने उसे सावधान किया? कौन सी मुश्किल ने उसे बेहतर बनाया? और कितनी बार ऐसा हुआ कि उसे किसी ऐसी चीज का सामना करना पड़ा जिसका जवाब उसके पास पहले से नहीं था? शायद इन सवालों के जवाब में तजुर्बे की असली कहानी छिपी है। क्योंकि वक्त तो हर किसी के साथ गुजरता है, लेकिन हर किसी के भीतर एक जैसा कुछ नहीं छोड़ता। किसी के लिए 10 साल सिर्फ 10 साल होते हैं, किसी के लिए वही 10 साल उसकी सोच, उसके फैसलों और दुनिया को देखने का तरीका बदल देते हैं। और फर्क शायद उम्र का नहीं है, फर्क उस टकराव का है जो उन सालों में हुआ। जब हमारी मुलाकात किसी ऐसी चीज से होती है जिसे हम पहले नहीं जानते थे, जब कोई मुश्किल हमारे पुराने तरीके से हल नहीं होती, जब कोई इंसान हमारी बनाई हुई राय को हिला देता है, जब कोई असफलता हमें अपनी ही गलती की तरफ देखने पर मजबूर करती है, या जब दुनिया अचानक हमें बता देती है कि जिसे हम सच समझ रहे थे वह पूरी कहानी नहीं थी, शायद वहीं से तजुर्बा शुरू होता है। और इस बात को समझने के लिए किसी थ्योरी की जरूरत नहीं। कभी कभी एक इंसान की पूरी जिंदगी ही इसकी मिसाल बन जाती है। एक ऐसा नौजवान जो अपनी दुनिया को उतना ही समझता था जितना उसके समय की किताबें उसे समझाती थी, फिर वह एक जहाज पर सवार हुआ, और अगले कुछ सालों में दुनिया ने उसे ऐसी चीजें दिखाई जिनके लिए उसकी पुरानी समझ छोटी पड़ने लगी। उसका नाम था चार्ल्स डार्विन। और शायद डार्विन की कहानी हमें सबसे पहले यही बताती है कि नई जगह देखना और नई दुनिया समझना दोनों एक बात नहीं है। अगली कहानी वहीं से शुरू होती है। 1831 में चार्ल्स डार्विन सिर्फ 22 साल का था, कैम्ब्रिज से पढ़ाई पूरी कर चुका था, लेकिन अभी यह तय नहीं था कि जिंदगी किस तरफ जाएगी। जब उसे एक मौका मिला, HMS बीगल नाम का एक जहाज दुनिया के समुद्री नक्शे तैयार करने के लिए निकलने वाला था, डार्विन को उसके कप्तान रॉबर्ट फिट्जरॉय ने एक साथ एक नेचुरलिस्ट और कंपेनियन के तौर पर जाने का मौका दिया। यात्रा कुछ महीनों की नहीं थी, 5 साल, 1831 से 1836 तक। दक्षिण अमेरिका, उसके तट, पहाड़, जंगल, द्वीप, समुद्र, एक के बाद एक ऐसी दुनिया जिसके बारे में डार्विन ने किताबों में पढ़ा जरूर था, लेकिन जिसे उसने अपनी आंखों से कभी नहीं देखा था।
बाद में डार्विन ने खुद लिखा कि उसकी असली शिक्षा शायद बीगल पर ही शुरू हुई थी। और इस यात्रा में सिर्फ खूबसूरत जगह नहीं थी, उसने भूकंप के बाद तबाह शहर देखा, दक्षिण अमेरिका में विशाल जीवाश्म पाए, पहाड़ों में समुद्री जीवों के अवशेष देखे, अलग अलग इलाकों में जानवरों और पौधों में छोटे छोटे फर्क देखे, गुलामी देखी, राजनीतिक उथल पुथल देखी और लगातार स्पेसिमेंस जमा करता रहा। वह देख रहा था, लेकिन अभी तक उसे खुद भी पूरी तरह मालूम नहीं था कि उन सब चीजों का मतलब क्या है। फिर 1835 में बीगल गैलापागोस पहुंचा। आज गैलापागोस का नाम लेते ही हमारे दिमाग में डार्विन और एवोल्यूशन आते हैं, लेकिन उस वक्त डार्विन किसी थ्योरी को साबित करने नहीं पहुंचा था। वह बस देख रहा था और गैलापागोस में उसने एक छोटी सी बात देखी जो बाद में बहुत बड़ी होने वाली थी। एक द्वीप पर उसे मॉकिंग बर्ड की एक किस्म मिली। फिर दूसरे द्वीप पर गया, वहां भी मॉकिंग बर्ड था, लेकिन थोड़ा अलग। फिर तीसरे द्वीप पर गया, वहां भी। और फिर उसने गौर किया कि ये पक्षी साउथ अमेरिकन मेनलैंड के मॉकिंग बर्ड से मिलते जुलते तो थे, लेकिन बिल्कुल एक जैसे नहीं थे। और सबसे दिलचस्प बात, एक ही आर्किपेलागो के अलग अलग द्वीपों पर भी उनमें फर्क था। आज हमें यह बात मामूली लग सकती है, लेकिन डार्विन के लिए यह सब एक सवाल था। अगर प्रकृति ने हर स्पीशीज को अलग अलग और स्थायी रूप से बनाया था, तो इतने पास पास मौजूद द्वीपों पर रहने वाले इतने मिलते जुलते पक्षियों में यह फर्क क्यों है? डार्विन ने अपने नोट्स में इसी तरह के सवाल दर्ज किए, लेकिन उस समय उसने कोई अंतिम जवाब नहीं दिया। वह इंग्लैंड वापस लौट गया। अक्टूबर 1836 यात्रा खत्म हो गई थी, लेकिन असली काम शायद अब शुरू हुआ था, क्योंकि उसके साथ जहाज से सिर्फ सामान और यादें नहीं लौटी थी, उसके साथ स्पेसिमेंस लौटे थे, नोट्स लौटे थे, सवाल लौटे थे, और सबसे बड़ी बात, एक ऐसी दुनिया लौट कर आई थी जो उसकी पुरानी समझ में पूरी तरह फिट नहीं बैठ रही थी। गैलापागोस के मॉकिंग बर्ड्स के फर्क ने उसके मन में स्पीशीज की स्थिरता पर सवाल खड़ा किया। लेकिन यहाँ एक बात बहुत महत्वपूर्ण है, डार्विन उस जहाज से उतरते ही एवोल्यूशन का सिद्धांत लेकर घर नहीं आया था। ऐसा नहीं हुआ कि गैलापागोस पहुंचा, एक फिंच देखा और अचानक यूरेका। असल कहानी उससे कहीं ज्यादा धीमी और दिलचस्प है। उसने इंग्लैंड लौटने के बाद अपने स्पेसिमेंस को एक्सपर्ट से जंचवाया, उनकी तुलना की, अपने पुराने नोट्स को दोबारा देखा और धीरे धीरे उन ऑब्जर्वेशंस का अर्थ बदलने लगा। डार्विन के अपने रिकॉर्ड्स के मुताबिक 1836 के आखिरी महीने में उसे स्पीशीज की स्थिरता पर संदेह होने लगा था। 1837 तक उसने ट्रांसम्यूटेशन ऑफ स्पीशीज पर अपनी पहली नोटबुक शुरू कर दी थी। यानी अनुभव जहाज पर हुआ था, लेकिन उसका तजुर्बा घर लौटने के बाद बन रहा था। यही शायद हमारी शुरुआत वाली बात समझ में आती है। नई जगह देख लेना एक्सपीरियंस है, लेकिन उस एक्सपीरियंस को अपने साथ वापस लाना, उस पर सोचना, अपनी पुरानी समझ से उसका हिसाब लगाना, और जब हिसाब ना मिले तो अपनी समझ बदलना, यही तजुर्बा पैदा होता है। डार्विन 5 साल दुनिया घूमकर वापस आया था, लेकिन उन 5 सालों की असली कीमत 5 साल नहीं थी। कीमत यह थी कि जब वह वापस आया तो प्रकृति को देखने वाली उसकी आंखें पहली जैसी नहीं थी। और शायद तजुर्बे की यही पहली शर्त है, वो हमें सिर्फ कुछ नया दिखाए नहीं, वो हमें देखने का नया तरीका दे। लेकिन अब एक मुश्किल सवाल है, अगर हर बार तजुर्बे के लिए नई दुनिया चाहिए, तो क्या एक ही काम में 20 साल बिताने वाला इंसान कभी सचमुच अनुभवी हो सकता है? क्या किसी सर्जन, म्यूजिशियन या कारीगर का दशकों तक एक ही चीज करना सिर्फ रेपिटेशन है? या फिर एक ही काम को बार बार करने के भीतर भी कोई ऐसी चीज है जो इंसान को हर बार थोड़ा और गहरा बनाती है?
और शायद यहीं हमें नए अनुभव और गहरे अनुभव के बीच का फर्क समझना पड़ेगा। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि तजुर्बा पाने के लिए हर साल हमें अपनी जिंदगी बदलनी पड़े। हर कुछ साल में नौकरी बदल लेना, नई जगह चले जाना, नया काम पकड़ लेना, ये अपने आप में तजुर्बा नहीं है। क्योंकि एक ही काम में रहकर भी इंसान इतना सीख सकता है कि उसकी वही एक दुनिया उसके लिए हर साल थोड़ी और गहरी होती जाए। एक सर्जन को ही देखिए, पहली बार किसी ऑपरेशन के दौरान जो चीजें उसके लिए अलग अलग कदम हैं, कुछ साल बाद वही चीजें उसके हाथ और आंखों के बीच एक तरह की समझ बन जाती हैं। एक म्यूजिशियन एक ही राग को सैकड़ों बार गा सकता है। एक कारीगर एक ही तरह की लकड़ी के साथ पूरी जिंदगी बिता सकता है। एक अच्छा शिक्षक भी हर साल वही क्लासरूम देखता है, वही सिलेबस पढ़ाता है, लेकिन अगर वह ध्यान से देख रहा है तो हर बैच उसे बच्चों को समझने का कोई नया तरीका सिखा सकता है। तो फिर फर्क कहाँ है? दोहराने में नहीं, फर्क इस बात में है कि दोहराते हुए हम बदल रहे हैं या नहीं। मनोविज्ञान में एक्सपर्टीज पर हुए रिसर्च में यही बात बार बार सामने आती है कि सिर्फ किसी काम में ज्यादा समय बिताना बेहतर परफॉर्मेंस की गारंटी नहीं है। बेहतर बनने के लिए अभ्यास में एक मकसद होना चाहिए, अपनी कमी पहचानना, फीडबैक लेना, मुश्किल हिस्से पर काम करना और फिर दोबारा कोशिश करना। इसे ही एंडर्स एरिक्सन और उनके साथियों ने डेलिब्रेट प्रैक्टिस के जरिए समझाने की कोशिश की। यानी एक ही काम को 20 साल करना और एक ही काम में 20 साल तक बेहतर होते जाना दो अलग बातें हैं। पहले में सिर्फ रेपिटिशन है, दूसरे में सीखना है। और शायद इसी फर्क को समझने के लिए भारत की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। 1949 में एक युवा इंजीनियर गुजरात के आनंद पहुंचा। नाम था वर्गीस कुरियन। उसकी ट्रेनिंग इंजीनियरिंग में हुई थी। उसे सरकारी स्कॉलरशिप के बाद कुछ साल डेयरी डिपार्टमेंट में काम करना था। आनंद उसके लिए कोई सपना नहीं था। वह वहां इसलिए पहुंचा था क्योंकि उसकी नौकरी ने उसे वहां भेजा था। लेकिन आनंद में उसे एक ऐसी समस्या मिली जो किसी इंजीनियरिंग टेक्स्ट बुक में नहीं थी। वहां दूध पैदा करने वाले किसान थे, उनसे दूध खरीदने वाले व्यापारी थे, कीमतों का सवाल था, प्रोसेसिंग का सवाल था, मार्केट तक पहुंचने का सवाल था और किसानों के साथ हो रहा शोषण भी था। कुरियन ने डेयरी इक्विपमेंट के साथ काम करना शुरू किया, लेकिन धीरे धीरे उसकी समस्या मशीन से बहुत बड़ी हो गई। उसे समझना पड़ा कि अगर किसान अपनी मेहनत का सही दाम नहीं पा रहा तो सिर्फ बेहतर मशीन से समस्या हल नहीं होगी। अगर किसान का दूध बाजार तक ठीक तरीके से नहीं पहुंच रहा तो सिर्फ प्रोडक्शन बढ़ाना काफी नहीं होगा। और अगर पूरा सिस्टम बीच के बिचौलियों पर टिका है तो टेक्नोलॉजी अकेले उस सिस्टम को नहीं बदल सकती। यही कुरियन का इंजीनियरिंग वाला अनुभव एक दूसरी दुनिया से टकराया, और शायद यही वह टकराव था जिसने उनके तजुर्बे को गहरा किया। उन्होंने सिर्फ डेयरी टेक्नोलॉजी नहीं सीखी, उन्होंने फार्मर्स को समझा, कोऑपरेटिव मॉडल को समझा, मार्केटिंग को समझा, मैनेजमेंट को समझा, और सबसे बढ़कर उन्होंने यह समझा कि किसी बड़ी समस्या का जवाब हमेशा उसी डिसिप्लिन के भीतर नहीं मिलता जिसमें समस्या पहली बार दिखाई देती। आनंद का यह प्रयोग आगे चलकर अमूल और फिर नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड तक पहुंचा। 1965 में एनडीडीबी की स्थापना हुई और कुरियन उसके फाउंडिंग चेयरमैन बने। बाद में ऑपरेशन फ्लड के जरिए आनंद के कोऑपरेटिव मॉडल को देश के दूसरे हिस्सों तक ले जाने की कोशिश हुई। लेकिन मुझे कुरियन की कहानी में व्हाइट रेवोल्यूशन से भी ज्यादा दिलचस्प एक और बात लगती है। एक इंजीनियर ने इंजीनियरिंग छोड़ी नहीं, उसने इंजीनियरिंग को एक बड़ी समस्या के भीतर इस्तेमाल करना सीखा। उसकी एक्सपर्टीज कम नहीं हुई, वह फैल गई। यही फर्क है स्पेशलाइजेशन और स्पेशलाइजेशन में फंस जाने के बीच। किसी एक काम में गहराई तक जाना तजुर्बे के खिलाफ नहीं है, बल्कि कई बार वही गहराई असली हुनर पैदा करती है। लेकिन अगर हमारा काम हमें इतने लंबे समय तक कोई नया सवाल ही नहीं देता, अगर हम सिर्फ वही जवाब दोहराते रहते हैं जो पहले काम कर चुका है, तो हमारे पास साल तो जमा हो रहे हैं, तजुर्बा शायद नहीं। और शायद इसलिए किसी इंसान से यह पूछना कि
आपने यह काम कितने साल किया है अधूरा सवाल है। हमें यह भी पूछना चाहिए, इन सालों में इस काम ने आपसे नया क्या करवाया। क्योंकि अगर हर मुश्किल का जवाब पहले से मालूम है, हर समस्या परिचित है, हर परिस्थिति वही है, तो हो सकता है हम बहुत कुशल हो रहे हों, लेकिन जरूरी नहीं कि हम उतने ही अनुभवी भी हो रहे हों। और यही तजुर्बे की एक अजीब विडंबना शुरू होती है, क्योंकि जिस चीज को हम अनुभव कहते हैं वही कभी कभी हमें नई चीज देखने से रोक भी सकती है। और अगर ऐसा है तो शायद सबसे ज्यादा तजुर्बे वाले इंसान के लिए सबसे बड़ा खतरा अनुभव की कमी नहीं, अनुभव पर जरूरत से ज्यादा भरोसा है। लेकिन तजुर्बे की एक अजीब मुश्किल है, जिस चीज को हम तजुर्बा कहते हैं वही कभी कभी हमारी आंखों के सामने एक पर्दा भी डाल सकती है। क्योंकि अनुभव हमें सिर्फ नई चीजें सिखाता नहीं है, वह हमें तरीके भी सिखाता है। किसी समस्या को देखकर क्या करना है, किसी रास्ते पर जाना है, किस संकेत का क्या मतलब है। और जब कोई तरीका बार बार काम करता है तो दिमाग उसे संभाल कर रख लेता है। अगली बार वही जैसी समस्या आती है, दिमाग कहता है इसे तो मैं जानता हूं। और यही एक बहुत दिलचस्प साइकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट सामने आता है। 1940 के दशक में साइकोलॉजिस्ट अब्राहम ल्यूचिन्स ने लोगों को पानी के 3 बर्तनों से जुड़ी कुछ समस्याएं दी। हर बर्तन की कैपेसिटी अलग थी और लोगों को इनका इस्तेमाल करके पानी की एक तय मात्रा निकालनी थी। शुरुआती सवालों में एक खास तरीका बार बार काम करता था। लोगों ने वह तरीका सीख लिया। फिर उन्हें एक ऐसा सवाल दिया गया जिसे उसी पुराने तरीके से हल किया जा सकता था, लेकिन उससे कहीं आसान तरीका भी मौजूद था। और बहुत से लोगों ने आसान तरीका देखा ही नहीं। वे उसी पुराने तरीके पर लौटते रहे जिसने पहले उन्हें सही जवाब दिया था। फिर एक आखिरी सवाल आया जिसमें पुराना तरीका काम ही नहीं कर सकता था। फिर भी कई लोग उसे हल नहीं कर पाए, जबकि जिन लोगों को पहले वाले सवालों से वह तरीका सिखाया ही नहीं गया था, उनमें से ज्यादातर ने उसे हल कर दिया। इस फिनोमेनन को बाद में आइंस्टीन इफेक्ट कहा गया। यानी पहले से सीखा हुआ तरीका नए सवाल के सामने भी दिमाग को उसी रास्ते पर धकेलता रहता है। मुझे इस एक्सपेरिमेंट में पानी के बर्तनों से ज्यादा दिलचस्प एक बात लगती है। सही जवाब पहले से जानना हमेशा फायदा नहीं होता। कभी कभी वही पुराना सही जवाब हमें नया जवाब देखने से रोक देता है। और यही बात बाद में चेस प्लेयर्स के साथ हुए एक्सपेरिमेंट्स में भी दिखाई दी। एक्सपर्ट चेस प्लेयर्स को ऐसे पोजीशंस दिए गए जिनमें एक फेमिलियर लेकिन कम अच्छा सॉल्यूशन मौजूद था और दूसरा बेहतर सॉल्यूशन थोड़ा कम फेमिलियर था। एक्सपर्ट्स भी उस फेमिलियर रास्ते की तरफ खिंचे। हाँ, ज्यादा स्किल्ड प्लेयर्स इस ट्रैप में कम फंसे। यानी एक्सपर्टीज अपने आप में ब्लाइंडलेस नहीं है, लेकिन पुराना नॉलेज कभी कभी नई पॉसिबिलिटी पर भारी पड़ सकता है। और शायद जिंदगी में भी ऐसा ही होता है। हम किसी काम में जितने साल लगाते हैं उतने ही ज्यादा तरीके सीखते जाते हैं और फिर धीरे धीरे हमें हर नई समस्या पुरानी समस्या जैसी दिखाई देने लगती है। कोई नया कर्मचारी आता है, ऐसे लोगों को मैं जानता हूं। नई टेक्नोलॉजी आती है, यह भी पहले देखा है। नई पीढ़ी कुछ अलग तरीके से काम करती है, आजकल के बच्चे तो कुछ नहीं जानते। नई समस्या आती है, इसका इलाज हमें मालूम है। हो सकता है हम सही हों। आखिर तजुर्बे का मतलब ही है हमने कुछ पैटर्न्स पहचाने हैं। लेकिन असली तजुर्बा शायद यहाँ एक और सवाल पूछना भी सिखाता है। क्या यह सचमुच वही समस्या है? क्योंकि अगर हर नई चीज हमें पुरानी चीज जैसी ही दिखाई देने लगे तो हम अनुभवी तो लग सकते हैं, लेकिन शायद हम सीखना बंद कर चुके हैं। और यही वजह है कि किसी इंसान की उम्र या उसके काम के सालों को देखकर सिर्फ यह मान लेना कि उसकी समझ भी उतनी ही गहरी होगी एक खतरनाक शॉर्टकट है। क्योंकि तजुर्बा सिर्फ यह नहीं सिखाता कि कब पुराने जवाब पर भरोसा करना है,
वह यह भी सिखाता है कि कब पुराने जवाब पर शक करना है। शायद यही फर्क एक अनुभवी इंसान और सिर्फ पुराने इंसान के बीच है। एक के पास पुराने जवाब हैं, दूसरे के पास पुराने जवाबों के साथ यह समझ भी है कि हर नया सवाल उन्हीं जवाबों से हल नहीं होगा। और शायद अब इस कहानी का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा बचा है, क्योंकि डार्विन ने अपनी दुनिया को देखा और उसकी पुरानी समझ बदल गई। कुरियन के सामने ऐसी समस्या आई जो उनकी इंजीनियरिंग की दुनिया से बड़ी थी, लेकिन एक अनुभव ऐसा भी है जो सिर्फ हमारी समझ नहीं बदलता, वह हमारी पूरी जिंदगी की दिशा बदल देता है। 1893 में एक युवा भारतीय वकील दक्षिण अफ्रीका पहुंचा था। उसे अभी यह मालूम नहीं था कि वहां जो कुछ उसके साथ होने वाला है वह उसके पेशे से कहीं बड़ा तजुर्बा बनने वाला है। उसका नाम था मोहनदास करमचंद गांधी। 1893 में एक युवा भारतीय वकील दक्षिण अफ्रीका पहुंचा। वह वहां किसी आंदोलन का नेतृत्व करने नहीं गया था, वह एक मुकदमे के सिलसिले में गया था, एक वकील की तरह, एक पेशेवर काम के लिए। और अगर सब कुछ योजना के मुताबिक चलता तो कुछ महीनों बाद वह वापस भारत लौट आता। लेकिन 31 मई की रात पीटर मैरिट्सबर्ग स्टेशन पर जो हुआ उसने उस योजना को बदल दिया। गांधी फर्स्ट क्लास कंपार्टमेंट में बैठे थे, उनके पास वैध टिकट था। फिर भी एक श्वेत यात्री की आपत्ति के बाद उन्हें डिब्बे से बाहर निकाल दिया गया। गांधी हेरिटेज पोर्टल के अभिलेख में यह घटना दर्ज है और उसी टाइमलाइन में आगे की उनकी दक्षिण अफ्रीका की पूरी यात्रा दिखाई देती है। अब जरा उस रात को एक पल के लिए वहीं रोकिए। एक आदमी, ठंडी रात, रेलवे स्टेशन, सामान उसके पास और सामने एक ऐसी व्यवस्था जो उसे सिर्फ इसलिए बराबर का इंसान मानने को तैयार नहीं थी क्योंकि उसकी त्वचा का रंग अलग था। गांधी के लिए यह सिर्फ एक अपमान नहीं था, यह उनकी उस दुनिया से पहली सीधी टक्कर थी जिसे वह अब तक मुख्यतः एक वकील की नज़र से देखते आए थे। लेकिन असली तजुर्बा उस रात का नहीं बना, क्योंकि किसी के साथ अन्याय होना और उस अन्याय से कुछ समझ पैदा होना दो अलग बातें हैं। गांधी चाहे तो अगले ही जहाज से भारत लौट आते, लेकिन उन्होंने नहीं लौटना चुना। वे रुके और धीरे धीरे एक मुकदमे के लिए आए हुए वकील का सामना एक बहुत बड़ी समस्या से होने लगा। दक्षिण अफ्रीका में रहने वाले भारतीयों के अधिकारों और उनके साथ होने वाले भेदभाव की समस्या से। 1894 में जब वे वापस जाने की तैयारी कर रहे थे तब उन्हें एक ऐसे विधेयक की खबर मिली जो वहां के भारतीयों के अधिकारों को प्रभावित कर सकता था। उनके साथियों ने उनसे रुककर मदद करने को कहा। वह रुक गए। जो यात्रा कुछ महीने की होनी थी वह 21 साल लंबी हो गई, 1893 से 1914 तक। और इन 21 वर्षों में गांधी सिर्फ प्रोटेस्ट नहीं कर रहे थे, वह प्रयोग कर रहे थे। उन्होंने नेटल इंडियन कांग्रेस बनाया, इंडियन ओपिनियन शुरू किया, फीनिक्स सेटलमेंट बनाया, 1906 में सत्याग्रह की दिशा में पहला बड़ा कदम उठाया, जेल गए, फिर वापस आए, फिर कोशिश की। और इन वर्षों में उनका अपना विचार भी बदलता गया। गांधी हेरिटेज पोर्टल की क्रोनोलॉजी में 1906 में सत्याग्रह की शुरुआत, 1908 में सत्याग्रह शब्द का इस्तेमाल, 1910 में टॉल्स्टॉय फॉर्म और 1909 में हिंद स्वराज लिखे जाने जैसी घटनाएं दर्ज हैं। यानी पीटर मैरिट्सबर्ग की वह रात सिर्फ गांधी के जीवन की एक घटना नहीं रही, वह एक शुरुआत बन गई। एक घटना ने सवाल पैदा किया, सवाल ने उन्हें रुकने पर मजबूर किया, रुकने से नए अनुभव आए, नए अनुभवों ने उनके पुराने विचारों को चुनौती दी और उन चुनौतियों से एक नई राजनीतिक और नैतिक समझ धीरे धीरे बनती गई। यही वह जगह है जहां मुझे तजुर्बे और सिर्फ अनुभव के बीच सबसे साफ फर्क दिखाई देता है। अनुभव आपके साथ होता है, तजुर्बा आपके भीतर होता है। गांधी के साथ दक्षिण अफ्रीका में बहुत कुछ हुआ, लेकिन वह सिर्फ घटनाओं का संग्रह बनकर नहीं रह गया। उन घटनाओं ने उनके फैसले बदले, उनकी भाषा बदली,
उनके तरीके बदले और आखिरकार उनकी पूरी राजनीतिक जिंदगी बदल दी। और शायद यही बात हमें वापस अपने सवाल पर लाती है। किसी के पास 20 साल का एक्सपीरियंस हो सकता है, लेकिन उन 20 सालों में अगर उसकी समझ को कभी किसी नई मुश्किलों ने छुआ ही नहीं, अगर उसे कभी अपनी पुरानी सोच पर शक करने की ज़रूरत नहीं पड़ी, अगर उसने कभी कोई ऐसा सवाल नहीं देखा जिसका जवाब उसे मालूम ना हो, तो हो सकता है उसके पास 20 साल का काम हो, लेकिन 20 साल का तजुर्बा, शायद यह सवाल खुला रह जाता है। और इसके उलट किसी के जीवन में एक ही साल ऐसा हो सकता है जिसमें उसे बार बार अपनी सीमाओं से बाहर जाना पड़े। नए सवाल, नई जिम्मेदारियां, नई गलतियां, नई समझ। और उस एक साल के बाद वह वही इंसान ना रहे जो साल की शुरुआत में था। तब शायद उस एक साल की कीमत कैलेंडर से कहीं ज्यादा है, क्योंकि तजुर्बा सालों का जोड़ नहीं है। तजुर्बा उन टकरावों का हिसाब है जिनसे निकलकर हमारी नज़र बदल गई। और शायद इसी वजह से किसी इंसान से यह पूछना कि आपने यह काम कितने साल किया है, सिर्फ आधा सवाल है। पूरा सवाल होना चाहिए, उन सालों ने आपको क्या बना दिया? क्योंकि आखिर में हम अपने साथ साल नहीं, कुछ और लेकर चलते हैं। हम अपने साथ अपनी बदली हुई समझ लेकर चलते हैं, और शायद यही किसी भी तजुर्बे की असली कीमत है। तो शायद अब उस सवाल पर वापस लौटने का वक्त है जिससे हमने शुरुआत की थी। आपके पास कितने साल का एक्सपीरियंस है? शायद अब यह सवाल थोड़ा अधूरा लगता है, लेकिन साल सिर्फ यह बताते हैं कि हम कितने समय से किसी जगह पर हैं। वे यह नहीं बताते कि उस समय ने हमारे साथ क्या किया। डार्विन के लिए 5 साल की यात्रा सिर्फ 5 साल नहीं थी। वह 5 साल उसकी पुरानी समझ और एक बहुत बड़ी दुनिया के बीच लगातार टकराव थे। कुरियन के लिए इंजीनियरिंग की पढ़ाई उनकी मंजिल नहीं बनी। आनंद ने उनकी विशेषज्ञता को एक ऐसी समस्या के सामने खड़ा कर दिया जो उनकी किताबों से कहीं बड़ी थी। और गांधी के लिए पीटर मैरिट्सबर्ग की एक रात सिर्फ एक अपमान नहीं रही, वह एक ऐसा अनुभव बन गई जिसने उनकी जिंदगी की दिशा बदल दी। इन तीनों की कहानियां अलग हैं, लेकिन उनमें एक चीज एक जैसी है। इनकी जिंदगी में कुछ ऐसा आया जिसे वे पहले से पूरी तरह नहीं जानते थे। उन्होंने उसे सिर्फ झेला नहीं, उसे समझने की कोशिश की, और उस कोशिश से उनकी अपनी समझ बदल दी गई। शायद यही तजुर्बा है। नया काम करना नहीं, हर बार दुनिया बदलना नहीं, बल्कि जब दुनिया हमारे सामने कुछ नया रखे तो उसे अपनी पुरानी समझ में जबरदस्ती फिट ना करना। रुकना, देखना, सवाल करना, और जरूरत पड़े तो यह मान लेना, शायद मैं गलत था। यही वह जगह है जहां उम्र और तजुर्बा अलग हो जाते हैं। क्योंकि कोई आदमी 50 साल का हो सकता है और फिर भी अपनी पुरानी समझ में कैद हो सकता है, और कोई 25 साल का हो सकता है लेकिन पिछले कुछ सालों में इतनी बार अपनी सीमाओं से टकराया हो कि उसकी नज़र उम्र से कहीं आगे निकल गई। इसका मतलब यह नहीं कि उम्र बेकार है, बिल्कुल नहीं। उम्र के साथ मौके बढ़ते हैं, अनुभवों की संख्या बढ़ सकती है, हुनर गहरा हो सकता है, लेकिन सिर्फ उम्र हमें अनुभवी नहीं बनाती। उम्र हमें मौके देती है। तजुर्बा इस बात पर निर्भर करता है कि हमने उन मौकों के साथ क्या किया। और शायद इसी वजह से हमें हमेशा नई नौकरी, नया शहर, नया देश या नया प्रोफेशन खोजने की ज़रूरत नहीं। कभी कभी उसी काम में एक नया सवाल काफ़ी है। किसी नए इंसान से बात करना काफ़ी है। किसी ऐसी किताब को पढ़ना काफ़ी है जो हमारी राय से सहमत ना हो। किसी मुश्किल को उस तरीके से देखना काफ़ी है जिस तरीके से हमने पहले कभी नहीं देखा। क्योंकि असली सवाल यह नहीं है कि मैंने कितनी चीज़ें की। शायद असली सवाल है मैंने जो किया उसने मुझे कितना बदला। और शायद इसी वजह से किसी आदमी के 20 साल को देखकर हम यह नहीं कह सकते कि उसके पास 20 साल का तजुर्बा है। हो सकता है उसके पास 20 साल का हुनर हो,
हो सकता है 20 साल की आदत हो सकता है 20 साल की यादें हों, और हो सकता है 20 साल की ऐसी समझ हो जो हर साल थोड़ी और गहरी हुई हो। फर्क इसी में है, क्योंकि वक्त हमारे ऊपर से गुजरता है, लेकिन तजुर्बा हमारे भीतर निशान छोड़ता है। और शायद जिंदगी का सबसे अच्छा हिसाब यही है। हमने कितने साल जिए ये कैलेंडर बता देगा। हमने कितनी चीजें हासिल की ये हमारा सीवी बता देगा। लेकिन उन सालों में हमारी नज़र कितनी बदली, इसका हिसाब सिर्फ हम खुद रख सकते हैं, क्योंकि आखिर में तजुर्बा सालों का हिसाब नहीं है। तजुर्बा उन टकरावों का हिसाब है जिनसे निकलकर हम पहले जैसे नहीं रहे। मैं हूं राज, और ये है मेरा नजरिया।